हेलो किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था गैस्ट्रुलेशन के बारे में, यानी कि जितने भी इवेंट थे जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आते हैं। तो लास्ट जो स्टेप हमने देखा था गैस्ट्रुलेशन, जिसके अंदर हम एम्फिबोलिक और एम्फोलिक मूवमेंट के थ्रू तीनों लेयर्स बनते हैं, यानी कि जो ब्लास्टोमेयर्स होती है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है जर्मिनल एम्ब्रियोनिक लेयर्स के अंदर। ठीक है, तो हम इस सारे इवेंट को एक बार रिकॉल करें तो हमारे सामने ये सारा इवेंट कुछ इस तरीके से आता है। जैसे कि ये हमारे सामने क्या है, ओवरी है। ठीक है, ओवरी से यहाँ पे जो फिनोमेना हो रही है वो ओव्यूलेशन हुआ, और ओव्यूलेशन के बाद जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज होती है और एम्पुलर रीजन में आती है। ठीक है, तो ओव्यूलेशन के बाद में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। देन यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म्स जो हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद हमारे पास एक फर्टिलाइज्ड एग यानी कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हमारे सामने आती है, जो कि एज अ जायगॉट है। उसके बाद हम देखते हैं कि डे फर्स्ट जो है हमारे पास फर्टिलाइजेशन के 24 घंटे बाद फर्स्ट क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। फिर डे सेकंड में सेकंड सेल का फॉर्मेशन होता है। 3rd to 4th डे के बीच में 4th सेल, फिर 8th सेल। 8th सेल स्टेज जो होती है एम्ब्रियो की वो अनकॉम्पैक्ट मोरुला होता है, और अप्रॉक्सीमेटली 4th डे 8th सेल जो है वो आपस में कॉम्पैक्ट होकर 16 सेल का फॉर्मेशन कर लेती है, जिसके चारों तरफ हमें जोना पेलुसिडा की प्रेजेंस देखने को मिलती है। उसके बाद में फिर ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, अर्लियर स्टेज है। जब लेट स्टेज ऑफ ब्लास्टोसिस्ट होती है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो जोना पेलुसिडा है, ये जोना पेलुसिडा यहाँ से क्या होने लगी है, सेपरेट होने लग गई है। उसके बाद में लगभग 7 to 8 या 8 to 9 डे हम यहाँ पे इम्प्लांटेशन देखते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर इम्प्लांटेशन हो रहा है, और जिसके अंदर ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इस तरीके से वेलाई बनाती है, और अंदर एम्फीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट यानी कि एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस और एंडोडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग स्टेजेस आती है। जैसे मोरुला स्टेज होगी, पहली स्टेज हमारे लिए जायगोट थी, देन उसके बाद में मोरुला, देन ब्लास्टुला, और इम्प्लांटेशन ये होना एक इवेंट है। और उसके बाद में 4th हमारे सामने जो स्टेज आती है वो हमारे पास कौन सी थी, गैस्ट्रुला या गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन स्टेज होने के बाद हम यहाँ पे क्योंकि गैस्ट्रुलेशन स्टेज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है क्योंकि उसमें डिफ्रेंशिएशन होता है ब्लास्टोमेयर का, और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है, जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, एंड फिर हमारे सामने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, तो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, और वो ऑर्गन का फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली तीनों लेयर से होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, इनकी आपके सामने एक आपको लास्ट जो क्लास थी 11th फिजियोलॉजी के अंदर, एनिमल फिजियोलॉजी में आपने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स का ऑरिजिन देखा था, किस लेयर से किसका फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं कि जब गैस्ट्रुलेशन हो गया और अब जो है एम्ब्रियो, उस एम्ब्रियो को हम बेसिकली एम्ब्रियो हम तब तक बोलते हैं जब तक कि उसमें ऑर्गन फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, जब उसमें ऑर्गन फॉर्मेशन हो गया यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद, यानी कि तीनों लेयर्स ने मिलके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करवा दिया, अब हम यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करते हैं वो वर्ड यूज़ करते हैं फिटस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद जो क्या क्या चेंजेस हमारे सामने आते हैं। तो आप देखोगे कि एक समराइजेशन वे देखते हैं तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं कि जब प्रेगनेंसी को 1 मंथ हो जाता है, यानी कि आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जो एक मंथ के बाद उस एम्ब्रियो, या हम फिटस वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर अभी आप सारे ऑर्गन्स नहीं बने हैं तो आप एम्ब्रियो भी बोल सकते हो। सबसे पहले जो ऑर्गन बनता है या फॉर्म होता है वो कौन सा है, हार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनेगा, हार्ट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 2nd मंथ के बाद देखते हैं क्या बनेगा। 2nd मंथ के एंड तक हमारे सामने उस प्रेगनेंसी के अंदर फिटस डेवलप करता है, यानी कि फिटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स।
ठीक है। लिम्ब और डिजिट का फॉर्मेशन होता है सेकेंड मंथ तक। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, तो जब फर्स्ट थर्ड मंथ कंप्लीट होता है, यानी कि थर्ड मंथ, इसका मतलब फर्स्ट टाइमर कंप्लीट हो गया, तो फर्स्ट टाइमेस्टर की बात करें, यानी कि थर्ड मंथ कंप्लीट हो चुका है। थर्ड मंथ मतलब 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। थर्ड मंथ में आप देखते हो कि जब थर्ड मंथ कंप्लीट होता है तो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम जो है वो सब फॉर्म्ड हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स सिस्टम यूज्ड फॉर्म्ड, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट जो फीटस में अपीयर होता है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस या अपीयरेंस ऑफ हेयर की बात करें तो ये ऑब्जर्व होता है फिफ्थ मंथ के अंदर, क्योंकि फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो जाता है, फोर्थ मंथ डेवलपिंग फेज चलता है। तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस and appearance of hair on the head are usually observed। ये आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है कि फर्स्ट मूवमेंट या हेयर की अपीयरेंस कब होती है, तो आंसर आएगा यहाँ पे फिफ्थ मंथ में, ठीक है। फर्स्ट मंथ के अंदर तो हार्ट एंड के अंदर, सेकेंड मंथ के अंदर लिम्ब और डिजिट उसके भी एंड में, और थर्ड मंथ के एंड तक सारे ऑर्गन्स मेनली बन जाते हैं। फोर्थ मंथ में वो ऑर्गन ग्रो करते हैं एंड फिफ्थ मंथ में वहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब 6 मंथ कंप्लीट हो जाता है, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब है यहाँ पे टोटल 24 वीक्स के एंड पे, यानी कि बाय द एंड ऑफ 24th वीक देन बेबी जो है उसकी बॉडी जो है कवर्ड हो जाती है फाइन हेयर से। तो बॉडी जो है इज कवर्ड विद फाइन हेयर। इसके अलावा आई लीड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं एंड आई लैशेस जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। आई लैशेस जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे, आर फॉर्म्ड। तो यानी कि जब 6 मंथ की प्रेगनेंसी हो गई है, सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ पे एक मतलब बॉडी भी कवर हो चुकी है, उसके ऊपर फाइन हेयर की प्रेजेंस भी देखने को मिल रही है, और प्लस आईलिड्स जो है वो ब्लिंक या फिर उनमें मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से जब सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है तो ओवरऑल पूरा बेबी क्या है वो बन चुका है। अब उसके अंदर सिर्फ डेवलपमेंट यानी कि उसकी ग्रोथ ऑर्गन्स की, उसकी बॉडी की वो रहती है, तो वो रहता है थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 7th 8th और 9th मंथ के अंदर। तो 9th मंथ के एंड तक आते ही प्रेगनेंसी जो है वो कंप्लीट हो जाती है और बेबी यानी कि फिटस जो है वो फुली डेवलप हो जाता है और रेडी फॉर डिलीवरी। तो हम बोल सकते हैं बाय द एंड ऑफ 9 months of pregnancy, the fetus is fully developed, ठीक है, and ready for delivery, ready for डिलीवरी, ठीक है। तो इस तरीके से 9 मंथ की हमें प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। तो ये अभी जो सारे इवेंट्स हैं उसको एक डायग्राम से समझते हैं।
तो इस डायग्राम में आपके सामने सारे के सारे इवेंट्स जो हमने ह्यूमन एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में देखे हैं और फिटस डेवलपमेंट में, वो सारे के सारे यहाँ पे आपके सामने। ये है आपका फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि जाइगोट हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है। जाइगोट डिवाइड होता है टू सेल स्टेज। ये जोना पेलुसिडा लेयर हमारे सामने है 4, 8, 16। तो ये जो स्टेज है हमारे लिए एज ए मोरूला थी, ठीक है। पहला फेज जाइगोट, देन मोरूला। थर्ड यहाँ पे आप देखोगे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और जोना पेलुसिडा की अभी भी प्रेजेंस है। उसके बाद में एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन हो जाता है और फिटस जब 4 वीक का होता है तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर अपीयर होती है एंडोमेट्रियम के अंदर। फिर एंडोमेट्रियम से धीरे धीरे बेबी बाहर की तरफ मूव करता है, कुछ एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनती हैं और प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन लेता है, जो हम अभी डिस्कशन करेंगे। और फिटस फिर 10 वीक का हो जाता है तो कुछ इस तरीके का अपीयर होता है, 16 वीक में ऐसा, 20th वीक में ऐसा। और फिर मदर के ये यूट्रस के अंदर जो बेबी है वो इस तरीके से अरेंज रहता है और यहीं पे मदर से न्यूट्रिशन वो एक अम्बिलिकल कोड, और ये क्या है प्लेसेंटा, ये है प्लेसेंटा से वो न्यूट्रिशन लेता रहता है। और बच्चा जो है वो बेबी जो है यहाँ पे कुछ लेयर्स के अंदर पैक्ड रहता है यूट्रस के अंदर, और उन लेयर्स को हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि बेबी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो हम इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे जो स्टेजेस है वो डिस्कशन किए कि किस तरीके से ब्लास्टोसिस, गैस्ट्रुला के बाद में फिर धीरे धीरे यहाँ पे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है। फिर ऑर्गन्स आगे ग्रो करते हैं और फिर एक हेल्दी बेबी डेवलप होता है इन एक मतलब रेगुलेटेड सिस्टम की अगर बात करें तो, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई मदर या फिटस में कोई प्रॉब्लम ना हो न्यूट्रिशन वाइज, तो इस तरीके से एक हेल्दी बेबी का फॉर्मेशन हमारे सामने रहता है। तो आप देख रहे हो इस तरीके से एक बेबी का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं कि प्लेसेंटा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर के बारे में, ये क्या चीज़ें हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो बेबी है अब वो मदर के वोम में डेवलप कर रहा है यूट्रस के अंदर, उस बेबी को, यानी कि जब आप वहाँ पे इमेजिनेशन करो, जब ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम के अंदर चली गई है और फिर वहाँ पे धीरे धीरे जर्मिनल लेयर्स फॉर्म होती हैं, एक्टो, मीजो और एंडो, और उसके बाद में वो लेयर्स ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन बना के एक एम्ब्रियो के फॉर्म में वहाँ से ग्रोइंग होता है। उस एम्ब्रियो को चारों तरफ से जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर थी, अगर आपको याद हो, ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है वो और कुछ फीटस का पार्ट और मेम्ब्रेन जो है मिलके यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाते हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रोफोब्लास्ट लेयर, क्योंकि उसी से ही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर का फॉर्मेशन हमारे सामने रहता है, ठीक है। तो अब इस बेबी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए क्या प्रेजेंट होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके बाद ये तो था प्रोटेक्शन के लिए, और फिर हम देखेंगे न्यूट्रिशन किस तरीके से मिलता है, तो वो होता है प्लेसेंटा। तो हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एंड प्लेसेंटा दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले हम देखेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन्स होती है ये प्रेजेंट होती है आउटर साइड द एम्ब्रियो और काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करती है। इनको हम फिटल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो दे आर प्रेजेंट आउटर टू द एम्ब्रियो, ठीक है। और किस में हेल्प करेंगे, हेल्प इन, ठीक है। पहला प्रोटेक्शन में, बेबी की प्रोटेक्शन में इनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है। सेकंड एक्सक्रीशन, ठीक है। थर्ड रेस्पिरेशन, फोर्थ न्यूट्रिशन। कि बेबी के अंदर अभी ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, वो फंक्शनली एक्टिवेटेड नहीं होते, तो इन सब को करने के लिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इनको एज ए आप फीटल
मेम्ब्रेन भी बोल सकती हूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एनिमल्स के जो है उनके फिटस के ऊपर कितनी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का नंबर अगर हम बात करें, तो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो वो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की नंबर की बात चल रही है। तो भाई कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर ये मेम्ब्रेन का जो नंबर है वो 3 होता है और किसी पे 4 प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे एनिमल्स जिनके ऊपर ये लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, पहले देखेंगे एब्सेंट। तो पहले हम उनकी प्रेजेंस की बात करते हैं। तो इनकी प्रेजेंस एंड पहले एब्सेंस देखते हैं। तो बेसिस पे एनिमल 2 कैटेगरी के होते हैं, एक तो होते हैं एमनियोटा और एक होते हैं एन एमनियोटा, ठीक है। तो एमनियोटा कौन होते हैं? ऐसे एनिमल जिनके ऊपर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी कि एनिमल्स विच bears these membranes, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे कौन कौन आएंगे? एग्जाम्पल में रेप्टाइल्स जो हैं वो एमनियोटा ग्रुप में आते हैं, एविज और सबसे इम्पोर्टेंट मैमल्स, ठीक है। तो ह्यूमन की बात चल रही है तो डेफिनेटली मैमल्स तो आएंगे। अब हम देखते हैं एना एमनियोटा में कौन आता है। एना एमनियोटा नाम से ही पता चल रहा है ये ऐसे एनिमल्स होते हैं लाइक दीज मेम्ब्रेन्स, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे तो 2 एग्जाम्पल रहेंगे, एक तो पिसिस के मेंबर्स और दूसरा एम्फीबिया, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर ही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कितनी टाइप की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। तो बेसिकली कुछ में 3 और कुछ में 4, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पेसिफिक ह्यूमन की। तो ह्यूमन के अंदर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का जो नंबर होता है, या मैमल्स की अगर हम बात करें तो टोटल 4 नंबर प्रेजेंट होता है। तो हम देखें यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का नंबर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक membranes are of 4 टाइप, ठीक है। 4 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी हैं? 4 हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। पहली जो हमारे पास है वो है कोरियन, सेकेंड हम एलेंटॉइस, थर्ड एमनियोन, फोर्थ यॉर्कशेक, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 4 तरह की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, राइट। सो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये सेलुलर लेयर्स होती है ये कैसे बनती है। पहला क्वेश्चन तो यही रहता है। तो ये जो सेलुलर लेयर्स होती है ये फॉर्म्ड ऑफ ब्लास्टोमियर्स, जो कि ब्लास्टोडर्म्स का रिमेनिंग पार्ट होता है, क्योंकि जो इनर सेल मास है उसने तो एम्ब्रियो बना दिया, और बाकी की जो ट्रोफोब्लास्ट थी यानी कि वो ब्लास्टोमियर्स होती हैं, वो बेसिकली यहाँ पे इन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फॉर्मेशन जो है वो पेरिफेरल जो ब्लास्टोमियर्स होती है ना वो करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ ब्लास्टोमियर जो कि आउटर साइड में प्रेजेंट होता है वो बनाता है। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो सेलुलर लेयर होती है, दी सेलुलर लेयर formed of blastomeres remains as blastoderm,
ठीक है। ब्लास्टोडर्म मतलब क्योंकि सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्लास्टोडर्म गिव राइज टू एम्ब्रियो, और जो पेरिफेरल रीजन था ट्रोफोब्लास्ट जो है वो एम्ब्रियो बनाने में तो पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि अगर आपको मैं यहाँ बताऊँ तो इस तरीके से हमारे पास क्या थी, ये तो है हमारे पास आउटर ब्लास्टोडर्म, दो तरह की होगी ना, आउटर ब्लास्टोडर्म और एक है इनर ब्लास्टोडर्म। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पे बना रही हूँ वो कौन है, आउटर ब्लास्टोडर्म। ठीक है, और यहाँ पे इनर सेल मास था, ये जो ब्लास्टोमियर्स है वो इनर सेल मास थी। ठीक है, तो ये है हमारे पास सेंट्रल, या हम सेंट्रल वर्ड यूज करते हैं, सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्लास्टोडर्म। तो जो सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्लास्टोडर्म है वो टोटली क्या बनाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में ही अपना रोल प्ले करता है। जबकि हमारे पास ये जो पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट है, यानी कि पेरिफेरल जो पार्ट ऑफ ब्लास्टोडर्म है, पेरिफेरल जिसके अंदर हम ट्रोफोब्लास्ट लेयर्स वर्ड यूज करते हैं, पेरिफेरल पोर्शन, अगर हम पेरिफेरल पोर्शन की बात करें, ये एम्ब्रियो बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता, और ये क्या करेगा, ये पेरिफेरल पार्ट होता है जो इस पेरिफेरल पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं, नॉन एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रीजन। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है नॉट टेक पार्ट या डज नॉट टेक पार्ट इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रीजन। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रीजन से जो लेयर्स बनती हैं, जो मेम्ब्रेन्स बनती है, इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर से जो मेम्ब्रेन्स बनती है या फिर लेयर्स बोलते हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं, इनको बोला जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो किसने बनाई है, तो कौन सी ब्लास्टोमेयर से बनाई है, जो ट्रोफोब्लास्ट बाहर की तरफ से। ठीक है, ये न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, प्रोटेक्शन, इन सब में अपना रोल प्ले करती है। तो अब हम देखते हैं कि इनकी जो प्रेजेंस है वो किस तरीके से रहती है, और हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आउटर मोस्ट लेयर थी ना, उसने तो क्या बना दिया, लेयर बना दी, कौन सी, कोरियन। ठीक है, तो इसको हम एज अ डायग्रामेटिक देखें तो जल्दी समझ में आएगा। पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं चारों मेम्ब्रेन्स का, और उसके बाद में एक एक मेम्ब्रेन को हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने जो बना रही हूँ वो बना रही हूँ कौन सी, कोरियन लेयर। ठीक है, तो आप यूँ देखोगे कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट की आउटरमोस्ट लेयर है वो हमारे सामने एज ए कोरियन आती है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है विलाई के फॉर्म में कोरियंस प्रेजेंट रहती है। ठीक है, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, कोरियोनिक विलाई, जो कि एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड रहती हैं। तो ये क्या है, विलाई, और ये जो लेयर है आउटर मोस्ट, ये हमारे सामने क्या है, फर्स्ट लेयर है, और वो है कोरियन। ठीक है, ये हमारे पास कोरियन लेयर। उसके बाद अब हम यहाँ देखते हैं कि पहले हम एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखते हैं, तो आपको जल्दी समझ में आएगी बाकी की चीज़ें। तो आप यहाँ देखो कि इनर सेल मास जो होता है ना, वो यहाँ पे क्या बनाता है, इस तरीके से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये इस तरीके से हमारे सामने क्या है, एक बहुत छोटा सा एम्ब्रियो यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको। ठीक है, और स्टार्टिंग फेज़ है एम्ब्रियो की। तो अभी ये जो एम्ब्रियो रहता है वो इतना डेवलप्ड नहीं है, तो इस तरीके से ये हमारे सामने क्या आ गया, यहाँ पे एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे सामने एम्ब्रियो की प्रेजेंस, अपीयरेंस है। ठीक है, एम्ब्रियो के जस्ट बाद ये हमारे पास जो लेयर पड़ी है, एम्ब्रियो की जस्ट ऊपर की साइड में ये लेयर, मैंने ग्रीन कलर से जो लेयर आपके सामने है, ये जो लेयर है वो लेयर है एमनियोन लेयर है।
एमनियन लेयर, ठीक है। और इस एमनियन लेयर के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होती है एमनियोटिक कैविटी और इसमें भरा रहता है फ्लूइड। तो ये जो कैविटी है इसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। और इस कैविटी के अंदर जो ये फ्लूइड है इसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। ये है एम्ब्रियो हमारे पास, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे यॉक सैक की जो प्रेजेंस है वो कैसे रहती है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक साइड में ये क्या प्रेजेंट है, यॉक सैक, ये हमारे पास लेयर है और वो है यॉक सैक, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और ये हमारे पास एक थर्ड, 3 लेयर आ चुकी हैं। अब हम देखते हैं एलेंटोइस की जो प्रेजेंस है वो किस तरीके से रहती है। तो यहीं पे ही इस तरीके से आप देखोगे कि एलेंटोइस प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो लेयर है वो कौन सी है, एलेंटोइक, ये एलेंटोइस, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी फोर्थ लेयर, ठीक है। तो और इस तरीके से हमारे पास लेयर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके सामने एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है कि यॉक सैक और जो एलेंटोइस है वो यहाँ पे इस तरीके से क्या बनाएगा, एक अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये आगे जाके अम्बिलिसिएशन कहलाता है, जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चारों लेयर क्लियर हो गई होगी कि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, बाकी की ट्रोफोब्लास्ट लेयर्स जो होती है ना वो इस तरीके से कुछ कोरियन में, कुछ एमनियन में, कुछ यॉक सैक, एलेंटोइस, इस तरीके से वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो एलेंटोइस लेयर होती है वो आगे तक इस तरीके से ऐसे हेल्प करती है कोरियोनिक विलाई को भी आगे फॉर्म करने में, मतलब तो आधा पोर्शन जो विलाई का है वो एलेंटोइस से भी बनता है। तो यहाँ पे जो बीच में कैविटी हमारे सामने नज़र आ रही है इसको हम किस नाम से जानते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, या फिर आप इसको एज ए कैविटी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने दिख रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से प्रेजेंट रहती है। धीरे धीरे ये विलाय जो है वो फिर कंप्लीट इस तरीके से पूरे पोर्शन के अंदर, क्योंकि धीरे धीरे जब एम्ब्रियो डेवलप होगा तो ये विलाय जो है यूट्रस के सारे के सारे जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसके अंदर एम्बेडेड होती है। तो फिर ये धीरे धीरे आगे और ग्रो करती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक एक लेयर का फंक्शन और उनकी जो प्रेजेंस है वो किस तरीके से देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कोरियन, ठीक है। आप कोई सी भी लेयर स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे। हम पहले यहाँ पे कोरियन की बात करें तो कोरियन जो है वो आउटर मोस्ट और प्रोटेक्टिव लेयर रहती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं वो लेयर है कोरियन, कोरियन लेयर, ठीक है। तो कोरियन लेयर की अगर हम बारे में बात करें तो ये सोमेटो प्लूरोज या फिर ट्रोफोब्लास्ट से ये डेवलप होती है सीधी, सिंपल। और ये आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्ट करती है एम्ब्रियो को। काम क्या करती है ये, प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम फ्रिक्शन, ठीक है। एंड देयर इज अ कैविटी बिटवीन द एमनियन एंड कोरियन, जिसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी या सिलोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। कोरियन जो है वो कंबाइन होती है एलेंटोइस के साथ, तो इसीलिए एलेंटो कोरियन वर्ड भी यूज़ किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो कोरियन है वो इस तरीके से आगे ग्रो करती है, एलेंटोइस के अंदर वलाई बनाने में हेल्प करती है।
तो अगर आप यहाँ देखो तो एलेंटॉइस ये और कोरियन ये, तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो रही है, फ्यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो कौन सा रहेगा, एलेंटो कोरियन, ठीक है। तो कुछ एलेंटॉइस जो है कोरियन के साथ इस तरीके से फ्यूज़ होके रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोरियन लेयर है ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन में, न्यूट्रिशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, तो वो भी हम देखेंगे। तो कोरियन के बारे में अभी तक हमने 2 पॉइंट्स देखे, आउटर मोस्ट है प्रोटेक्ट करती है एम्ब्रियो को, और एक कैविटी भी फॉर्म करती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, एक कैविटी प्रेजेंट होती है बिटवीन कोरियन एंड एम्नियोन के बीच में, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी के नाम से बोलते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट जो कोरियन है वो कंबाइंस करती है किसके साथ, कंबाइंस विद एलेंटॉइस टू फॉर्म एलेंटो कोरियन, ठीक है। और जो कोरियन होता है आफ्टर इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट के ट्रोफोब्लास्ट जो है वो कोरियन में कन्वर्ट हो जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, और जिनको हम कोरियोनिक विलाई के नाम से जाना जाता है। और कोरियोनिक विलाई जो है, कोरियोनिक विलाई बनते हैं, कोरियोनिक विलाई जो है विच get embedded into uterine endometrium, ठीक है। और अब इसके अलावा जो कोरियन यानी कि जो आउटर मोस्ट ट्रोफोब्लास्ट थी वो बनाती है बेसिकली कोरियन, तो लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पे मेसोडर्म लेयर जो होती है ना वो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन विलाइज को बनाने में। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो ये विलाय बनाती हैं इनके अंदर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है मेसोडर्म का भी, मेसोडर्म ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स, ठीक है, to form these villi, ठीक है। आफ्टर पीरियड ऑफ 4th मंथ ये जो विलाइज होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। पहले तो ये सारी तरफ से बनती है लेकिन फिर ये डिसअपियर होके ऑल पार्ट एक्सेप्ट द डिस्क लाइक एरिया जो कि एज ए प्लेसेंटा रहता है वहीं पे ही ये बनती है, बाकी की ये विलाइज जो होती है वो डिसअपियर हो जाएगी। और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन भी हम यहीं से देखते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि आफ्टर ए पीरियड of 4 months these villi disappear from all parts except a disc like area where they grow rapidly and participate in the formation of placenta, ठीक है। तो ओवरऑल कोरियन यहाँ पे आपको एक चीज़ और पता चले कि प्लेसेंटा पार्टिसिपेशन में भी अपना रोल प्ले करने वाला है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड लेयर आती है वो हम देखते हैं एम्नियोन, ठीक है। एम्नियोन लेयर की अगर हम बात करें तो ये एम्नियोन जो होती है वो इनर मेम्ब्रेन कंसिडर करते हैं क्योंकि कोरियन के जस्ट अंदर की साइड में ये प्रेजेंट होती है एम्नियोन, और इसका साइज जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है और ये पूरे के पूरे एम्ब्रियो को कवर करके रखती है सारी साइड से। और
आफ्टर 8 वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन एमनियन जो है कम्प्लीटली इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है इनटू ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आगे अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो एमनियन है वो जो है वो एक फ्लूइड भी लेके बैठी रहती है अपने अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव भी है, जो कि एक फ्लूइड जो है वहाँ पे शॉक अब्जॉर्ब का भी काम करता है। ठीक है, ड्राइनेस नहीं होने देता, झटके या जर्क्स जो लगते हैं उनसे भी प्रोटेक्शन करता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसी एमनियोटिक फ्लूइड को चेक भी किया जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। यहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है और उस फ्लूइड को चेक किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए, और उस फ्लूइड से फीटस के जेंडर का भी पता चल सकता है, जो कि इलीगल रहता है वैसे तो। लेकिन अगर कोई डिसऑर्डर है और उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हमें चेक करनी है तो हम एमनियोसेंटेंसिस वर्ड यूज़ करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को जब अगर चेक किया जाता है तो। ठीक है, तो जो एमनियन है उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज होता रहता है विद ए ग्रेजुअल इंक्रीज। पहले तो ये एम्ब्रियो से बिल्कुल अटैच रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे इसका साइज़ इंक्रीज होता है। size the amnion covers the embryo from all sides। ठीक है, और after about 8 week of fertilization amnion is completely incorporated into connecting stalk। ठीक है, और which finally form the umbilical cord, which finally forms the umbilical cord। ठीक है, एम्ब्रियो जो है इस स्टेज के अंदर फीटस के फॉर्म में कन्वर्ट रहता है। ठीक है, और ये जो फीटस होता है वो हैंगिंग रहता है इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। तो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, कैविटी होती है, रिमेन्स हैंगिंग इन एमनियोटिक फ्लूइड में। और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना वो प्रोटेक्ट करता है, ये जो फ्लूइड है इसका फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो फ्रॉम जर्क्स एंड ड्राइंग। ठीक है, इसके अलावा इस फ्लूइड को चेक किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोसेंटेंसिस। ऑल्दो ये एक ऐसी टेक्निक है जो नेक्स्ट चैप्टर में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक सिरिंज के थ्रू इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है और इस टेक्निक को हम बोलते हैं एमनियोसेंटेंसिस टेक्निक। ठीक है, तो एमनियोसेंटेंसिस बेसिकली टेक्निक का नाम है। इसमें क्या किया जाता है, सकिंग आउट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड बाय यूजिंग ए syringe is called amniocentesis। amniocentesis, ठीक है। और ये जो टेक्निक है एमनियोसेंटेंसिस, इसका अपना इम्पॉर्टेंट रोल रहता है
इस टेक्निक के हेल्प से हम बेबी का जेंडर चेक कर सकते हैं, जेंडर ऑफ आइडेंटिफाई, जेंडर ऑफ एम्ब्रियो या फिटस, ठीक है। और दूसरा डायग्नोज किया जा सकता है काफ़ी सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इन एम्ब्रियो, ठीक है। और इस तरीके से एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बेबी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट लेयर देखते हैं, थर्ड, वो है एलेंटॉइस। एलेंटॉइस, इसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें एलेंटॉइस के बारे में, तो ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, पहली चीज़, ठीक है। और स्टोर करती है बेसिकली जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो रेप्टाइल बर्ड्स के अंदर, तो लेकिन मैमल्स के अंदर ये ब्लड वेसल ऑफ प्लेसेंटा फॉर्म करती है, यानी कि प्लेसेंटा के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, यानी कि एम्ब्रियोनिक ब्लड वेसल्स है, वो बेसिकली एलेंटॉइस से ही बनते हैं, ठीक है, जो प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन लेने और ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एलेंटॉइस जो है ना, वो अपना यहाँ पे बड़ा ही अलग रोल प्ले करने वाली है। पहली चीज़ है एलेंटॉइस जो है वो मेसोडर्मल ओरिजिनेटेड होती है, ठीक है, यानी कि मेसोडर्म ऑफ एलेंटॉइस जो होती है वो फॉर्म करती है बहुत सारे ब्लड वेसल्स को, और ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कनेक्ट करते हैं एम्ब्रियो को प्लेसेंटा से, जो कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, इन सब में हेल्प करता है, ठीक है। ह्यूमन के अंदर ये फंक्शन इस तरीके से होता है, लेकिन एलेंटॉइस का अगर हम फंक्शन रेप्टाइल, बर्ड, इनके अंदर देखें तो यहाँ पे इसका फंक्शन अलग रहता है। एलेंटॉइस एज ए सिक्रेटरी वेस्ट जो है, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है, उनको स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसका जो फंक्शन अलग रहता है, मैमल के रिस्पेक्ट में इनका जो फंक्शन है वो अलग रहेगा। तो हम पहले देखते हैं कि जो एलेंटॉइस है वो करती क्या है। तो ह्यूमन के अंदर, इन मैमल्स, मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, इन मैमल्स इट फॉर्म्स, या फिर आप बोल सकते हो मेसोडर्म ऑफ एलेंटॉइस, मेसोडर्म ऑफ एलेंटॉइस forms many blood vessels, स्मॉल ब्लड वेसल्स का ये फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और ये जो ब्लड वेसल्स बनती हैं ये कनेक्ट करती हैं, यानी कि these blood vessels connect the embryo with प्लेसेंटा, ठीक है। और ताकि, और ये जो ब्लड वेसल प्लेसेंटा से कनेक्ट हो जाएगी, और प्लेसेंटा से जो भी रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, न्यूट्रिशन सब का एक्सचेंज जो है वो हम प्लेसेंटा के थ्रू इन ब्लड वेसल्स के अंदर ही देखेंगे। बोलते हम जो प्लेसेंटा करेंगे तो इनका और भी हम फंक्शन देखेंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एलेंटॉइस का, तो एलेंटॉइस एज ए स्टोर हाउस रहता है एक्सक्रीटरी या नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट का, किसके अंदर, रेप्टाइल और बर्ड्स के अंदर। तो ये क्या करती है, स्टोर एम्ब्रियोनिक नाइट्रोजिनस वेस्ट इन reptiles, birds and birds. So it is called embryonic urinary bladder.
ठीक है। लेकिन ह्यूमन के अंदर तो ये ब्लड वेसल और वो कनेक्ट करती है प्लेसेंटा से, और इन ब्लड वेसल्स की हेल्प से ही न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जो कि एक्सक्रीशन मदर और एम्ब्रियो के बीच में एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो क्योंकि नरिशमेंट तो प्लेसेंटा से ही मिलता है, और प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन है वो कुछ पार्ट मदर और कुछ पार्ट फीटस, अभी फीटस का पता चल ही गया है आपको। फीटस का जो कोरियोनिक पार्ट है, कोरियोनिक लेयर जो होती है वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है। तो हम अभी डिटेल में करेंगे प्लेसेंटा, अभी तो हमें एलेंटोइस का काम समझ में आया कि ये ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हमारे सामने लेयर है वो है योक सैक, फोर्थ लेयर ये है योक सैक, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर में योक सैक की अगर बारे में बात करें तो ये भी डिस्क लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, और किससे भरा रहता है, फिल्ड विद योक, ठीक है। और क्या करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। जैसे जैसे एम्ब्रियो का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है इनिशियली, अगर हम बात करें एम्ब्रियो के अंदर इनिशियली जब ये बनता है तो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। इनिशियली द साइज ऑफ योक सैक इज लार्जर, ठीक है, एज कंपेयर टू एम्ब्रियो, एज कंपेयर्ड टू एम्ब्रियो, ठीक है। लगभग 8 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन योक जो है रिड्यूस होता है साइज में, और बिल्कुल एक छोटे से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जो कि एज ए एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर एम्बिलिकल कॉर्ड बनाने में ये पार्टिसिपेट करेगा फिर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो योक सैक है इसके बारे में अगर हम देखें तो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो करेगा तो इट इज डिक्रीज, तो इट डिक्रीज इन साइज विद द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। तो इस तरीके से इट रिमेन अटैच विद द मिडगट थ्रू योक सैक, और योक स्टॉक के फॉर्म में ये अटैच रहता है, तो इट रिमेन्स अटैच्ड विद मिडगट थ्रू ए योक स्टॉक, एज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ह्यूमन के अंदर ये एज ए वेस्टिजियल है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन के अंदर ये इट इज़ अ वेस्टिजियल इन ह्यूमन बींग्स, और ये डीजनरेटेड आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ लीवर एंड स्प्लीन, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इट इज़ वेस्टिजियल इन ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन के अंदर नरिशमेंट करने का जो काम है ना वो बेसिकली तो प्लेसेंटा के थ्रू होता है। स्टार्टिंग में योक सैक भलाई करता होगा, लेकिन जैसे लीवर और स्प्लीन बना तो ये डिजनरेट हो जाएगा बींग्स, और ये डिजनरेट हो जाएगा, डिजनरेटेड आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ लीवर एंड स्प्लीन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा सारे के सारे एम्ब्रियोनिक लेयर जो कि प्रोटेक्शन कर रही है, नरिशमेंट भी दे रही है, सब कुछ कर रही है। अब हम पूरी प्लेसेंटा के अंदर इसका एक एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट के टाइम पे ये सारी की सारी मेम्ब्रेन किस तरीके से प्रेजेंट होती है उसको एज अ डायग्रामेटिक देखते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होगी।
आपके सामने दो इमेजेस हैं जो आपको दिख रही हैं, इनके अंदर हम वापस से देखें तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले इस जगह पे तो आपके सामने ये एमनियोन है, ठीक है, क्योंकि ये बाकी की बाहर की जो लेयर आपके सामने दिख रही है ना, ये पूरी की पूरी जो लेयर है जिसके अंदर यहाँ पे ये जो विलाय प्रेजेंट है, ये बेसिकली कौन सी लेयर है, ये कोरियोन लेयर है, ठीक है। और कोरियोन लेयर में ये अंदर का जो पोर्शन है वो आगे की लेयर है। यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर की बात करें, ये जो है वो एक एम्ब्रियोनिक डिस्क है जो आगे वेल डेवलप क्या बनाने वाला है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने वाला है, ठीक है। इधर आप देखोगे, आप एम्ब्रियो डिस्क अभी छोटी सी है, उसके बाद अगर आप देखो योक सैक कितना बड़ा है, ये हमारे पास क्या है, योक सैक है, ये रहा योक सैक, ठीक है। और इधर अगर आप देखो यहाँ पे एलेंटॉइस एमनियोन लेयर, ये एमनियोन लेयर, तो ये एमनियोन लेयर है और इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है और यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा एलेंटॉइस भी प्रेजेंट है इस साइड में, यहाँ पे एक छोटी सी पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, एलेंटॉइस, ठीक है, जो कि एज ए कनेक्टिव रहती है स्टॉक बेबी के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से ही स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सेकंड इमेज जो है हमें क्या बताती है, ये आपको बता रही है कि फिर एमनियोन जो है वो क्या होता है, ग्रो करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो फिटस है वो फॉर्म होने लग गया, ये एम्ब्रियो जो है वो यहाँ पे बनने लग गया, इस तरीके से ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ये एम्ब्रियो है, ठीक है। और एमनियोन जो है अगर आप देखो तो ये एमनियोन है, ठीक है, और इस एमनियोन का साइज भी इंक्रीज होने लग गया और एम्ब्रियो को कंप्लीट कवर कर रखा है और ये यहाँ पे क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है। और ये जो है वो कोरियोनिक कैविटी है क्योंकि बाहर की तरफ लेयर कौन सी है, कोरियोन लेयर है, ठीक है। और ये क्या है, योक सैक, और यहाँ पे ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है वो है एलेंटॉइस, ठीक है, जो कि एज ए कनेक्टिव स्टॉक के अंदर कन्वर्ट रहती है। उसके बाद जो हमें इमेज देखने को मिलती है यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा, तो कोरियोनिक कैविटी तो धीरे धीरे कम होती जा रही है, एमनियोनिक जो सैक ये तो बढ़ता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है, और अम्बिलिकल कोड हमें क्लियरली अपीयरेंस में आती है क्योंकि एलेंटॉइस जो है ना वो इस एम्ब्रियोनिक कोड के साथ जाके इस तरीके से ये एलेंटॉइस यहाँ पे क्या बना रहा है, ब्लड वेसल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, एलेंटॉइस है, ठीक है। और ये योक सेक अगर आप फर्स्ट इमेज में देखो तो योक सेक बहुत बड़ा था, बहुत लार्ज था, फिर इसका साइज़ धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन डिक्रीज होता जा रहा है और फिर ये एज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, और कोरियोनिक विलाई आपको बहुत क्लियरली दिख रही है। और अगर एम्ब्रियो देखो तो एम्ब्रियो में धीरे धीरे आपको सारी स्ट्रक्चर क्लियरली समझ में आ रही है, ये यहाँ पे लिम्स का फॉर्मेशन हो चुका है और बीच में यहाँ पे ये एक अम्बिलिकल कोड जो है ये बन रही है, दैट इज़ अ अम्बिलिकल कोड, ठीक है। और इसको और क्लियरली करके देखें तो ये डायग्राम आपके सामने कुछ इस तरीके से रहता है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखो, यहाँ पे अगर देखो तो ये कोरियोनिक विलाय जो है देखो चारों तरफ प्रेजेंट है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे ये कोरियोनिक विलाय जो है वो धीरे धीरे डिसअपीयर होना स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो इस तरीके से कोरियोनिक विलाई सिर्फ वन साइडेड रहती हैं, तो ये क्या है हमारे पास, कोरियोनिक विलाइस, ठीक है। और ये एक स्मूथ कोरियोन, आउटर मोस्ट जो है ये एक एज ए स्मूथ कोरियोन है, और ये बीच में ये अब इस ये जो मैं यहाँ पे कलर दे रही हूँ ग्रीन कलर की, जो ये लेयर है वो बेसिकली क्या है, हमारे पास पूरे एम्ब्रियो को कवर करके बैठी है, ये है हमारे पास एमनियोन, ठीक है। और ये एमनियोटिक कैविटी में क्या भरा हुआ है, ये एमनियोटिक कैविटी या सैक है, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड है जिसके अंदर बेबी हैंग रहता है, ठीक है। और यहाँ पे योक सैक देखो बहुत छोटा सा रहता है क्योंकि वो धीरे धीरे क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, और एलेंटॉइस जो है यहाँ पे एज ए प्रेजेंट रहती है अम्बिलिकल कोड के फॉर्म में, जो कि यहाँ पे अब क्या बनेगा, प्लेसेंटा, ये है होता है यहाँ पे इस तरीके से, ये प्लेसेंटा है क्योंकि एलेंटॉइस तो ब्लड वेसल्स बना रही है तो वो एज इट इज़ इस प्लेसेंटा से अटैच रखता है, तो ये है यहाँ पे प्लेसेंटा, तो ये है
प्लेसेंटा। तो अभी हम देखेंगे कि प्लेसेंटा किस तरीके से बनता है और किस तरीके से। तो प्लेसेंटा जो है वो यहाँ पे बनेगा कोरियोनिक विलाई। कोरियन जो है अगर आपको याद है तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। तो ये कोरियन है, ब्राउन कलर जो अपीयरेंस में आ रहा है ये कोरियन है। कोरियन से क्या बन रहा है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से ब्लड वेसल कौन बनाएगी एलेंटोइस, और फिर वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी की मिड गर्ट से अटैच रहता है। तो बच्चा जो बेबी है फिटस इस तरीके से न्यूट्रिशन गेन करता रहता है, राइट। तो इस तरीके से आप समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी की सारी लेयर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो ये सारे डायग्राम्स हमने देखा। अब इस डायग्राम के अंदर आपको और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि आप देखोगे ये प्लेसेंटल पोर्शन है, ये इतना जो पोर्शन बनाया गया है वो प्लेसेंटल पोर्शन है। ये तो आपके सामने कोरियोनिक विलाई क्लियरली समझ में ही आ रहा है। प्लेसेंटल जो है उसका कुछ पोर्शन फिटस और कुछ पोर्शन मैटरनल होता है, ठीक है। ये जो पर्पल कलर आपको शो हो रहा है तो बेसिकली ये सारा का सारा ये प्लेसेंटा है, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है प्लेसेंटा है, और इसका कुछ पोर्शन फिटस ने, कुछ मदर ने बनाया है, और ये जो लेयर है वो कौन सी है एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो उसके पास इस तरीके से अरेंज रहता है। अब प्लेसेंटा से ब्लड वेसल के फॉर्म में क्या बनी है, एक कोड बनती है अम्बिलिकल कोड, जो एलेंटोइस यहाँ पे रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रही है। ये योक सेक है, एलेंटोइस है, एम्ब्रियो है, एमनियोन है और कोरियोन है। तो आपके सामने सारी की सारी लेयर है। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर हमें दिख रही है वो कोरियोन है। फिर हमारे पास ये जो लेयर आ रही है ये क्या है एमनियोन है, और इसके अंदर यहाँ पे क्या है एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है। ये कौन सा फ्लूइड है एमनियोटिक फ्लूइड है, जिसमें बेबी हैंग रहता है। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है हमारे सामने अपीयरेंस में आती है। बेबी जो है एंडोमेट्रियम वॉल के साथ इस तरीके से अटैच रहता है। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ठीक है ये तो हमारे समझ में आ गई, सारी एम्ब्रियो बन गया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, और प्लेसेंटा की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो प्लेसेंटेशन में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, देखो ये प्लेसेंटेशन मतलब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन दैट इज नॉन एज ए प्लेसेंटेशन। और प्लेसेंटा जो है एक क्लोज कनेक्ट है बिटवीन द मैटरनल टिश्यू एंड फेटल टिश्यू दैट इज नॉन एज ए प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, द क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन मैटरनल टिश्यू and fetal tissue is called प्लेसेंटा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा की जो प्रेजेंस है वो कहाँ मिलती है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इट इज फाउंड इन विविपेरस एनिमल्स, ठीक है। प्लेसेंटा अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज इन द फीटस, सो दे प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम विविपेरस डिजीज, फ्रॉम द अदर विविपोरस डिजीज जो मदर की डिजीज है उनसे। इसके अलावा हम प्लेसेंटा के अलग अलग फंक्शन देखें तो ये नरिशमेंट भी करवाएगी, ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड रहती है प्लेसेंटा। तो पहले हम प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा जो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होती है। पहली चीज़ तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि प्लेसेंटा जो है वो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। प्लेसेंटा इज ए टेम्परेरी structure which destroy or comes out with the birth of young one,
जैसे बच्चे का जन्म होगा, बच्चे के जन्म के साथ ही प्लेसेंटा बाहर आ जाती है। प्लेसेंटा इज मेनली प्रेजेंट इन मैमल्स, पहले ही क्लियर कर दिया था, और इट ऑल्सो फाउंड इन अदर एनिमल्स लाइक डॉग फिश, कुछ स्नैक भी होते हैं उनके अंदर भी देखने को मिलता है। तो मेनली तो प्लेसेंटा की जो प्रेजेंस है मेनली प्रेजेंट इन मैमल्स। इसके अलावा जो डॉग फिश है और में भी देखी जाती है। अम्बिलिकल कोड जो है वो अटैच रहता है प्लेसेंटा और डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में। तो यहाँ पे प्लेसेंटा को डेवलपिंग एम्ब्रियो से अटैच करने के लिए कौन प्रेजेंट है? अम्बिलिकल कोड अटैच द प्लेसेंटा with developing embryo। ठीक है, तो अभी हम पहले स्ट्रक्चर देखते हैं भी प्लेसेंटा कि किस तरीके से प्रेजेंट होती है। फिर देखेंगे कि क्योंकि कोरियोनिक विलाई और यूट्रस जो है वो आपस में इंटीग्रेटेड होके और एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। तो एक ऑफिशियल डेफिनेशन भी हम प्लेसेंटा की देखने वाले हैं, और पहले हम देखते हैं कि प्लेसेंटा क्या किस तरीके से प्रेजेंट होती है। तो इस डायग्राम के अंदर आपको क्लियरली प्लेसेंटा की प्रेजेंस देखने को मिल रही है। ये जो डायग्राम है ये है प्लेसेंटा का, ठीक है, और ये जो है हमारे सामने क्या है? फीटस, ठीक है। और फीटस और प्लेसेंटा को जोड़ने के लिए कोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? अम्बिलिकल कोड। तो ये क्या है? अम्बिलिकल कोड, ठीक है। इस अम्बिलिकल कोड के अंदर अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके थ्रू आर्टरी और वैन प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस कोड में दो तरह की वेसल्स होती है, आर्टरी है और वैन है। आर्टरी से न्यूट्रिशन और वैन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है मूव करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आर्टरी और वैन्स के बारे में आपने लास्ट सर्कुलेशन में पढ़ा ही है, आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है और वैन जो है वो बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्लेसेंटा है प्रेजेंट होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, और प्लेसेंटा जो है वो एक टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। एंडोक्राइन का मतलब ये कुछ हॉर्मोन्स भी रिलीज करती है, ठीक है। तो प्लेसेंटा का जो डेरिवेशन है वो हमें पता है, कुछ पार्ट मदर से और कुछ पार्ट फीटस के टिश्यूज से मिलके बना होता है। तो एक ऑफिशियली डेफिनेशन हम जनरेट करें प्लेसेंटा की, तो प्लेसेंटा के बारे में हम बोल सकते हैं कि दी कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटीग्रेटेड, एक दूसरे के अंदर फिक्स हो जाते हैं, इंटीग्रेटेड या इंटरडिजिटेड विद ईच अदर एंड jointly form a structural and functional unit between developing embryo, या यहाँ पे सही वर्ड तो रहेगा बच्चों फीटस, लेकिन प्लेसेंटा का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाता है, तो आप एम्ब्रियो भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा। एंड मैटरनल बॉडी कोल्ड प्लेसेंटा। तो अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है डिफाइन द प्लेसेंटा, तो आपको ये डेफिनेशन लिख के आनी होगी, ठीक है। जो प्लेसेंटा जो है वो इस तरीके से फॉर्म होती है। देखो प्लेसेंटा न्यूट्रिशन देती है ओविपेरिस के अंदर, ठीक है।
सॉरी विविपेरस एनिमल्स के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि जो विविपेरस एनिमल्स के एग होते हैं उनके पास यॉक सैक नेग्लिजिबल होता है, तो वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को कंप्लीट करने के लिए वो यॉक सैक से नहीं मिल पाता है, तो उसको न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन ये सब प्रोवाइड करने के लिए कि एक्स्ट्रा टेम्परेरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना पड़ता है विविपेरस को, ठीक है। तो वहाँ पे प्लेसेंटा जो है एज ए टेम्परेरी फॉर्म रहता है, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर रहती है। अब बात करते हैं मैमल्स की जो प्लेसेंटा है वो किस तरह की है। तो मैमल की जो प्लेसेंटा है वो है कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा इन मैमल्स। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोरियो एलेंटोइस, क्योंकि आपको याद है विलाई का फॉर्मेशन करने में कोरियन भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो कोरियन के अलावा एलेंटोइस भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने पहले भी बताया था कोरियन और एलेंटोइस तो पार्ट रहता है हमारा उसका फिटस का, और फिर यूट्राइन जो टिश्यूज़ होते हैं एंडोमेट्रियम टिश्यूज़ होते हैं वो आपस में फ्यूज़ होके क्या बना देते हैं इस प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो प्लेसेंटा है वो दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा जो एलेंटोइक मीजोडम और मीजोडम ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड आपस में जुड़ने से ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, और इस तरीके से ये एक कोरियन एलेंटोइस प्लेसेंटा फॉर्म होती है, ठीक है। तो वैसे तो प्लेसेंटा को अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया गया है, लेकिन अगर हम प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है प्लेसेंटा जो है वो किसका बना होता है। तो प्लेसेंटा इज इक्वल टू दो चीज़ें आएंगी, एक तो मैटरनल पार्ट और प्लस एक कौन सा रहता है, फीटल, ठीक है। अगर हम मैटरनल पार्ट के 3 पॉइंट्स हैं जो हमें देखने हैं। मैटरनल पार्ट का यूटेराइन एपिथेलियम, ठीक है, जिसको आप एंडोमेट्रियम भी बोल सकते हो, ठीक है। यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू और यूटेराइन ब्लड वेसल, ठीक है। फीटल के अंदर भी 3 चीज़ें हैं जो पार्टिसिपेट करेंगी, एक तो कोरियोनिक एपिथेलियम बेसिकली तो, और प्लस एलेंटोइस एपिथेलियम प्लस एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू और एम्ब्रियोनिक ब्लड वेसल, ठीक है। तो ये सब मिलके यहाँ पे क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्लेसेंटा को एज ए टेम्परेरी ग्लैंड बोला जाता है ना। प्लेसेंटा को क्यों बोलते हैं हम प्लेसेंटा को टेम्परेरी ग्लैंड, तो एक्चुअली प्लेसेंटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वैसे हम यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं करेंगे कि प्लेसेंटा जो है कितने टाइप की होती है। मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि प्लेसेंटा को हम एंडोक्राइन टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बोलते हैं ना। तो क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा से कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। तो हम उन हॉर्मोन्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, हॉर्मोन्स ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये हॉर्मोन्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जो पहला हॉर्मोन्स रहता है, यानी कि काफ़ी सारे हॉर्मोन्स रिलीज़ करती है, कुछ तो दो स्टेरॉयड हार्मोन रिलीज़ करती है, सिक्रेट 2 स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है। 2 स्टेरॉयड हार्मोन्स यहाँ पे कौन कौन से हैं। पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन, ठीक है, जिसको एस्ट्रोडियल भी बोला जाता है, और सेकंड हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। देखो अब क्या है, ये दोनों हार्मोन आपको पता है कार्पस ल्यूटियम
सेक्रेट करता है, लेकिन कार्पस ल्यूटियम तब तक ही सेक्रेट करेगा जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता, ठीक है। तो जैसे ही प्लेसेंटा बनता है, अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ के अंदर प्लेसेंटा बन जाता है फर्स्ट ट्राइमर के अंदर, ठीक है। तो तब फिर ये जो है कौन रिलीज़ करता है, प्लेसेंटा ही रिलीज़ करते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन तो आपको पता है प्रेगनेंसी हार्मोन है। उसके अलावा ये क्या रिलीज़ करते हैं, कुछ प्रोटीन हार्मोन भी रिलीज़ करते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स, ठीक है। अगर हम प्रोटीन हार्मोन्स की बात करें तो कौन कौन से हार्मोन होंगे। पहला जो हमें प्रोटीन हार्मोन्स हमें देखने को मिलता है वो है HCG। फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, ह्यूमन कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास हार्मोन आता है वो है HCS, यानी कि ह्यूमन प्लेसेंटल सोमेटोमेमोट्रोपिन्स, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। HCG हार्मोन और HCS हार्मोन दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ आपको, ह्यूमन प्लेसेंटल सोमेटोमेमोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ HCG हार्मोन सिक्रीट करता है ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी फ्रॉम द प्लेसेंटा। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन सा रिलीज़ किया जाता है, HCG हार्मोन प्लेसेंटा के थ्रू ज़्यादा रिलीज़ किया जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ HCG is secreted during earlier pregnancy from the placenta, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इट्स क्वांटिटी इंक्रीज इन द यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट लेडी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, तो यूरिन जो है ऑफ प्रेग्नेंट लेडी के अंदर भी हमें कौन सा हार्मोन देखने को मिलता है, HCG। इसी वजह से ही प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो परफॉर्म करता है यही हार्मोन, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, प्रेगनेंसी टेस्ट ये क्या करता है, परफॉर्म्ड करता है, ठीक है। बाकी के जो हार्मोन्स होते हैं वो कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि बाकी के हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को एक्टिव करेंगे, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, अबॉर्शन, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन हार्मोन्स की अगर हम फंक्शन की बात करें, प्लेसेंटल हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शन रहते हैं, तो आप बता सकते हो कि एक तो रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द responsible for keeping the corpus luteum active. Second, protection of embryo. Third, prevention of abortion. Fourth, growth of मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा जो कि आपके बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, राइट द 5 फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन। तो पहला जो है एक्सचेंज करता है इम्पोर्टेंट मटेरियल को बिटवीन फीटल एंड मैटरनल ब्लड, ठीक है। सेकंड, एसेंशियल मैटर जो है वो भी यहाँ पे
ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे कि O2, CO2, वाटर एक्सेट्रा, ये डिफ्यूज़ किए जाते हैं थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है, इसके अलावा जो लार्ज मॉलिक्यूल है जैसे कि लिपिड, पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये पिनोसाइट किए जाते हैं, पिनोसाइट प्रोसेस से लिए जाते हैं। इसके अलावा ये न्यूट्रिशन सब्सटेंस जो है वो सप्लाई करती है ये एम्ब्रियो को, ठीक है, प्लेसेंटा से न्यूट्रिशनल substances are supplied to embryo, ठीक है, from कहाँ से, to mother through placenta। इसके अलावा प्लेसेंटा जो है रेस्पिरेटरी मीडियम भी है, प्लेसेंटा जो है एज ए रेस्पिरेटरी मीडियम, अभी हम लोगों ने देखा भी था कि जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज की जाती है प्लेसेंटा के थ्रू, कौन कौन सी, O2 एंड CO2 बिटवीन द एम्ब्रियो एंड मदर। फिफ्थ फंक्शन जो नाइट्रोजन वेस्ट है, यानी कि मदर से सारी चीज़ें अच्छी ही जा रही है बेबी को, बदले में बेबी अपना जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है, फ्रॉम fetus are released into the blood of mother। तो बदले में बच्चा जो है वो अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो मदर को प्रोवाइड करता है, किसके थ्रू, डिफ्यूजन एंड प्लेसेंटा, थ्रू बाय डिफ्यूजन थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है, इसके अलावा एंटीबॉडीज़ भी, ठीक है, एंटीबॉडीज़ भी ट्रांसपोर्ट करता है प्लेसेंटा, IgG एंटीबॉडी मदर से कहाँ जाएगी, एंटीबॉडी ट्रांसपोर्ट होती है मदर टू फीटस। ठीक है, इसके अलावा जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो मदर टेक करती है, लेती है, if female take some harmful chemicals, ठीक है, जैसे कि कुछ ड्रग्स हो गई हैं या फिर कुछ ऐसे अबनॉर्मल सब्सटेंसेस वो ले रही है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो ये जो सब्सटेंसेस हैं ये भी क्रॉस हो जाएंगी, में क्रॉस द प्लेसेंटा और फिटस तक पहुंच जाएंगे, जो फिटस को भी हार्म करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस पे सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर मदर प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ ऐसे हार्मफुल या फिर केमिकल्स इनटेक कर लेती है, ज़्यादा मेडिसिन लेती है, तो उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा प्लेसेंटा जो है हॉर्मोन्स भी रिलीज़ करती है, सीक्रेट्स सम हॉर्मोन्स, अभी पढ़ा था हम लोगों ने काफ़ी सारे हॉर्मोन्स थे, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन भी है, ठीक है, एस्ट्रोजन भी था, इसके अलावा इनिबिन भी था जो बीच में रह गया था, इनिबिन, HCG, HCS, HPL, ह्यूमन प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो रिलीज़ किया जाता है मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करने के लिए। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लेसेंटा। उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप रहा है, इसको डायग्रामेटिकली देखें तो हमने सारी चीज़ें देख ली हैं अभी तक जो होना था। तो इन डायग्राम्स के अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियरली देखने को मिलेगी। इस डायग्राम में आपको क्लियरली अपीयरेंस हो रही है, ये एक कंप्लीट फीटस है, वो एक अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू किससे अटैच है, प्लेसेंटा से। ठीक है, और ये जो रीजन है सर्विक्स, उसके अंदर एक प्लाग भरा रहता है ताकि बेबी बाहर ना आ सके। तो इस तरीके से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट रहती है, और ये बाकी की एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और यहाँ पे वो एमनियोटिक फ्लूइड है
जो बेबी उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। तो आप यहाँ पे सारी की सारी फिटल डेवलपमेंट की स्टेजेस आपके सामने हैं, एंड दैट इज़ अ फर्स्ट मंथ। उसके अंदर कुछ इस तरीके से फिटस दिखता है, इसमें योक सेक आपको क्लियरली दिख रहा होगा, और ये एमनियोटिक लेयर है। फिर 2 मंथ का बेबी इतना, 3 मंथ, 4 मंथ का बेबी कुछ इस तरीके से अपीयरेंस में आता है, 5th मंथ का बेबी इस तरीके से, 6 मंथ का ऐसे, 7th का इस तरीके से, 8th ऐसे, 9th मंथ का बेबी ये इस तरीके से अपीयरेंस में आपके सामने है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हो कि सारी फिटल डेवलपमेंट की स्टेजेस कंप्लीट हो चुकी है। अब फिटस जो है वो रेडी है पार्टूनेशन यानी कि बर्थ के लिए। तो उससे पहले हमने जो सारी स्टेजेस पढ़ी वो इस तरीके से एक वापस रिकॉलिंग करें तो ये ओवरी है, ओवरी से ओव्यूलेशन होता है और फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे सामने अलग अलग स्टेजेस आती हैं, 2 सेल, 4 सेल, ठीक है, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल स्टेजेस, ठीक है। फिर यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन पीरियड 64 सेल स्टेज, फिर यहाँ पे एम्ब्रियो के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट, और एक साइड में आपको प्लेसेंटा ऐसे नज़र आ रही है बनते हुए। तो इस तरीके से ये सारे के सारे डेवलपमेंट फेज है। यहाँ पे जो फिटस है ये फुली डेवलप है, फुली डेवलप्ड फिटस है, फुली डेवलप्ड फिटस है। अब इस फुली डेवलप्ड फिटस का हमें क्या करना है, पार्टूरेशन। दैट इज़ अ लास्ट टॉपिक एंड लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, पार्टूरेशन। ठीक है, पार्टूरेशन के अंदर क्या होता है कि ये किस तरीके की फिनोमेना, पार्टूरेशन का मतलब है बर्थ, ठीक है। तो आप यूँ देखोगे कि यहाँ पे बेबी की डिलीवरी होनी है, और पार्टूरेशन जो है एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, ठीक है। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होंगे पार्टूनेशन के टाइम पे, मैनी हार्मोनल चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग इट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है पार्टूरेशन के टाइम पे, सबसे पहला जो चेंजेस आता है वो क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे जो सिग्नल पार्टूनेशन के ओरिजिनेट करता है एक फुली डेवलप फिटस, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो फर्स्ट सिग्नल आएगा वो, ये लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट सिग्नल फॉर पार्टूरेशन यानी कि बर्थ का जो फर्स्ट सिग्नल है वो कौन ओरिजिनेट करता है, ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड fetus and the placenta which induce mild uterine contraction. और इस चेंज को हम किस नाम से जानते हैं, फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। बच्चा बाहर आने के लिए रेडी है, ठीक है। तो फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जैसे ही आएगा तो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन स्टॉप हो जाएगा, सो प्लेसेंटा डिसॉल्व होने स्टार्ट हो जाएगी और बेबी जो है यहाँ से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये कंट्रैक्शन होगा तो उस कंट्रैक्शन से दोनों चीज़ें होगी, एक तो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टॉप, सो द प्लेसेंटा डिसॉल्व हो जाएगी एंड द fetus is separated from the walls of the uterus, ठीक है। अब उसके बाद क्या चेंजेस आएगा, वो ये होगा कि जब यूट्रस में कंट्रैक्शन होता है ना,
तो उस कंट्रैक्शन से पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसको हम बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं, और उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटॉसिन। ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का अमाउंट क्या हो जाएगा, इज इन मोर, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा तो ये हार्मोन अब क्या करेगा, इसका इंक्रीज अमाउंट इंड्यूस करेगा इंटेंस कंट्रैक्शन इन द यूट्रस, ठीक है। ड्यू टू दीज कंट्रैक्शन फीटस जो है वो स्टार्ट करेगा मूविंग टूवर्ड द वेजाइना। ड्यू टू दीज contraction the fetus starts moving towards the vagina, ठीक है। लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि अब कंट्रैक्शन होगा तो बहुत पेन होता है, तो लेबर पेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ is due to this hormone। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ही ये लिवर पेन स्टार्ट होता है। इसीलिए जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन इज द मेन पार्टुरेशन हार्मोन, बर्थ हार्मोन इसी को ही बोलते हैं। मेन पार्टुरेशन हार्मोन अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर आएगा ऑक्सीटोसिन। आफ्टर पार्टुरेशन ऑक्सीटोसिन जो है वो स्टिमुलेट करता है मिल्क इंजेक्शन, एक तो इसने ये काम किया, और सेकंड क्या करता है, आफ्टर पार्टुरेशन ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करेगा मिल्क लेट डाउन, क्योंकि मिल्क बनाया तो प्रोजेस्टेरोन था, इसीलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, और इसको बोला जाता है मिल्क रिलीजिंग या इजेक्शन हार्मोन, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, मतलब मिल्क इजेक्शन स्टार्ट हो गया, बच्चा बाहर आ चुका है, और अब जो है रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। रिलैक्सिन हार्मोन जो कि प्लेसेंटा और ओवरी दोनों से रिलीज होता है, इज सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा एंड द ओवरी ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल, ठीक है। और ये जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है वो रिलैक्स करता है, दिस हार्मोन रिलैक्स द प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, जो कि जॉइंट होता है पेल्विक ग्रिडल के बीच में। सो स्पेस इज अवेलेबल, उसको रिलैक्स करेगा, जो स्पेस अवेलेबल होगा फिटस के बाहर आने के लिए, ठीक है। तो मतलब ये प्रेगनेंसी से पार्टुरेशन के टाइम की बात है, क्योंकि जब बेबी बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करना ज़रूरी है ताकि ज़्यादा स्पेस जनरेट हो सके बिटवीन दी पेल्विक ग्रिडल, ताकि बच्चा इजीली बाहर आ सके, बाद में नहीं, पहले ही रिलीज होता है टू दी फीटस टू मूव आउट, ठीक है। तो बेबी फुली डेवलप हो जाता है, खुद यहाँ पे वो स्टिमुलेट करता है, कंट्रैक्शन स्टार्ट करेगा, प्रोजेस्टेरोन डाउन होगा, प्लेसेंटा डिसॉल्व होगी, रिलैक्सिन रिलीज करेगी, बेबी बाहर आएगा और इस तरीके से बेबी का बर्थ हो जाता है। तो इस तरीके से आपने
देखा यहाँ पे सारे के सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हम लोगों ने देखे कि बेबी किस तरीके से बना है, डेवलप हुआ है, प्रोटेक्शन, उसका न्यूट्रिशन और पार्टिशन। इसके अलावा आपको काफ़ी सारे रेफरेंसेस हैं जो भी आपको करने होंगे, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, oogenesis रेफरेंसेस हो गया, ठीक है। काफ़ी सारे और भी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंसेस के फॉर्म में रहते हैं, वो आपको यहाँ पे प्रिपेयर करने। सारे के सारे लेक्चर आप जब अच्छे से समझोगे तो ये सारे डिफरेंसेस आप इजीली क्लियर कर पाओगे। सो इस तरीके से हमारा ये 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नए चैप्टर यानी कि 4th चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।